स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने परिवहन तक का पूरा अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपके जल परिवहन था, वायु परिवहन था। इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज 29वीं हमारी क्लास इंडियन ज्योग्राफी की है। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है जनसंख्या। जनसंख्या पॉपुलेशन से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी परीक्षाओं में आते हैं और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की अपनी क्लास करेंगे। तथ्यात्मक ज़्यादा है, फैक्चुअल ज़्यादा है। इसमें आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रदेश भर के आंकड़े याद करने पड़ेंगे, पूरे देश भर के आंकड़े याद करने पड़ेंगे और इसको नोट करना अत्यंत आवश्यक है। आप सिर्फ सुनकर इसको याद नहीं रख सकते, इसलिए इसको नोट करना, इसको लिखना अत्यंत आवश्यक है। तो आज 29वीं क्लास है। मैं समझता हूँ कि 35 क्लास में 35 क्लास के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त कर देंगे। तो सारे नोट्स आप लोगों के भारत के भूगोल के यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो उन सबको आप रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा, बार बार दोहराइएगा, तो आपको वो सब चीज़ भरपूर तरीके से याद हो जाएगी और आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। तो हम बिना देर किए आज की कक्षा, जो कि जनसंख्या पर आधारित होगी, इसको प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने कागज पेन को निकाल लीजिएगा और मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिखने की शुरुआत कीजिएगा। तो हम लोग बिना देर किए अब जनगणना की बात करते हैं। जनगणना, लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के वजह से नहीं हो पाई। तो उसके संदर्भ में जो भी बातें हैं हम उनकी बात करते हैं और फिर आगे इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा बिना देर किए, हम लोग भारत की जनसंख्या के संबंध में। हमारा टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या अब इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। लास्ट जो जनसंख्या की गणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी। उसके लिए 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 को करने की बात कही थी। तो लिखेंगे 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनसंख्या 2021 को कराने की को कराने की मंजूरी दी। को कराने की मंजूरी दी। ये जो जनगणना 2021 होनी थी, ये 16वीं होती है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होती। तो लिखेंगे जनगणना 2021 भारत की, ये अब जो होगी वो 16वीं होगी। भारत की 16वीं तथा स्वतंत्रता के पश्चात तथा स्वतंत्रता के पश्चात 8वीं जनगणना। 8वीं जनगणना, टोटल 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं। ठीक है। इस वक्त की जो थीम है, थीम जो है, क्योंकि थीम से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी परीक्षा में, तो जो थीम है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन भागीदारी से जन कल्याण।
जन भागीदारी से जन कल्याण। ये जो जनगणना होगी ये पूर्णतः कागज रहित होगी और मोबाइल ऐप पर यह गणना की जाएगी। तो इसके बारे में लिखेंगे, भारत की पहली जनगणना है, भारत की पहली जनगणना है, पहली जनगणना है जो पूर्णतः कागज रहित है, जो पूर्णतः कागज रहित है। यह जनगणना, यह जनगणना मोबाइल ऐप द्वारा होगी। मोबाइल ऐप द्वारा होगी। ये जनगणना किसके द्वारा होगी? मोबाइल ऐप द्वारा होगी। अगर ऐप की बात की जाए कि साहब ऐप क्या होगी, तो इस ऐप का नाम है जनसंख्या निगरानी एवं प्रबंधन पोर्टल। जनसंख्या निगरानी एवं प्रबंधन पोर्टल। जनसंख्या निगरानी एवं प्रबंधन पोर्टल। ठीक है, ये 16 भाषाओं में होगी। ये ऐप जो होगी वो 16 भाषाओं को लेगी, 16 भाषाओं में हो। 16 भाषाओं में होगी। ठीक है, अगर हम भारत में जनगणना का इतिहास देखना चाहें तो एक हेडिंग देंगे, भारत में जनगणना का इतिहास। भारत में जनगणना का, तो बेटा सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, तो सबसे पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया था और सेंसस कमिश्नर नियुक्त किया गया था, पहली बार 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा पहली बार, पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया। पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया। पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया 1881 में और सेंसस कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, और
सेंसस कमिश्नर। सेंसस कमिश्नर नियुक्त किया। नियुक्त किया 1949 में, जब देश आज़ाद हो गया। उसके बाद सेंसस कमिश्नर का नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर रख दिया गया और हर 10 साल बाद जनगणना करवाता है, या करवाने का उसको अधिकार दिया गया। 1872 की अगर जनगणना को शामिल की जाए तो अब तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग 1949 की। सेंसस कमिश्नर का नाम बदल कर सेंसस कमिश्नर का नाम बदलकर कमिश्नर का बदलकर क्या कर दिया गया बेटा? रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर। सेंसस कमिश्नर कर दिया कर, और फिर हर 10 साल बाद जनगणना कराने का इसको अधिकार दिया। ठीक है, अगर हम बात करें जाए विश्व में सबसे पहले जनगणना कराने वाला कौन सा देश था, तो स्वीडन था। स्वीडन देश पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश था जिसने अपने यहाँ जनगणना कराई थी 1749 में। अगर हम लोग बात करें 1951 की जनगणना की, तो भारत की वो 7वीं जनगणना थी, क्योंकि हम लोगों ने आज़ादी से पहले देखा 16 और आज़ादी के बाद 8, और 2011 की जो जनगणना जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अब जो होगी वो 16वीं जनगणना हो। अगर हम लोग जनगणना की बात की तो एक महाविभाजक वर्ष आता है, एक वो वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, अर्थात जनसंख्या कम हुई थी, और एक वो वर्ष जिसमें जनगणना विस्फोट हुआ था, अर्थात सर्वाधिक जनगणना जिसमें बड़ी थी। तो अगर हम लोग जनगणना की बात करते हैं तो उसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक जिसको कहा जाता है महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष, और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक। वृद्धि दर वाला दशक। ठीक है, कौन सा था जो महाविभाजक वर्ष था? उसको देखते हैं हम। 1911 से 1921 वाला वर्ष, ये वो वर्ष था जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। क्या था? जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक। जनसंख्या कम हुई थी इस दौरान, जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक में गई थी। कितनी थी? वो थी -0.31%। और अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाली बात करें तो वो 1961 से 1971। ध्यान होगा आपको, पॉलिटी में इस चीज को पढ़ाते हैं हम
कि 1961 से 1971 जब लोकसभा सीटों की जो संख्या है या राष्ट्रपति के इलेक्शन के समय की बात है, वो 1971 की जनसंख्या को उसमें आधार माना जाता है। कारण यह है कि इस दौरान इस दौरान सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, 24.80% की दर से। ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, तो अब भारत नंबर 1 पर हो चुका है, चीन नंबर 2 पर हो चुका है। तो अगर हम एक देशों की संख्या देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात कर लें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो चीन नंबर 1 पर था। वर्तमान की बात की जाए तो भारत नंबर 1 पर है। तो हम 2011 की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 पर हम लोग चीन को रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है कि कितनी है। नंबर 2 भारत की बात करते हैं, नंबर 3 में यूएसए की बात करते हैं, नंबर 4 इंडोनेशिया है, नंबर 5 पर आपका ब्राज़ील आता है, नंबर 6 पर आपका पाकिस्तान आता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के ये नाम रहे। अगर वर्तमान की बात की जाए तो भारत और चीन का स्थान आपस में बदल जाएगा, भारत नंबर 1 पर आ जाएगा और चीन नंबर 2 पर आ जाएगा। अब हम जनगणना 2011 की कुछ बात करते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों की बात कर, जनगणना 2011 के आंकड़ों की बात, तो उस समय कुल जो जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या वो है बेटा 121.05 करोड़ 2011 के अनुसार। इसमें अगर पुरुष की जनसंख्या देखी जाए, पुरुष की, तो 51.5% इसमें पुरुष हैं, और अगर महिला की बात की जाए तो शेष महिलाएं हैं 48.5%। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य देखे जाएं 2011 के अनुसार, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात की जाए तो जरा क्रम से लिखेंगे हम लोग। नंबर 1 पर है आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पर आपका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.95 करोड़। देखिए, छठे नंबर पर पाकिस्तान है, उसकी जनसंख्या 18 करोड़ थी, और उत्तर प्रदेश की थी 19.95 करोड़, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी कम जनसंख्या है आपकी पाकिस्तान की। नंबर 2 पर हम लोग महाराष्ट्र को रखेंगे, और महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11.24 करोड़। नंबर 3 पर आपका बिहार आएगा, भाई उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है तो कैसे दूर जा सकता है वो, बिहार आएगा। बिहार की जनसंख्या आपकी है 10.40 करोड़। उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल की 9.12 करोड़, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उस वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिले हुए थे, तो 8.45 करोड़। ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपके राज्य हो गए। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात की जाए, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कम, न्यूनतम
जनसंख्या वाले राज्य। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात की जाए तो नंबर 1 पर आता है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या वो है 6 लाख। नंबर 2 पर है मिजोरम। और मिजोरम की जनसंख्या है 10 लाख। नंबर 3 पर है अरुणाचल प्रदेश। सर पूर्वोत्तर राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4 पर आ जाती है गोवा। और नंबर 5 पर आ जाता है आपका नागालैंड। तो ये रहे सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। अगर अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य की बात की जाए तो थाने आता है महाराष्ट्र का, जहाँ की जनसंख्या 1.10 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो वो है देवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। 8,000 जहाँ की जनसंख्या है। तो लिखेंगे हम अधिकतम जनसंख्या वाला जिला। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला। तो कौन सा है? थाने। थाने कहाँ पर है? थाने महाराष्ट्र में है। तो यहाँ की जनसंख्या 1.1 करोड़। और अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया जाए अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया जाए संख्या, तो कौन सा आपका बताया मैंने? देवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। देवांग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और इनकी संख्या है 8,000। ठीक है। अगर हम लोग दशकीय वृद्धि देखें अर्थात 2001 से लेकर 2011 तक, तो 17.64% की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि इसमें हुई है मेघालय में, और सबसे कम हुई थी नागालैंड। तो हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखें। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय होता है 10 साल में। जनसंख्या वृद्धि दर, क्योंकि हम 2011 की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे 2001 से लेकर 2011 तक कितनी हुई थी। तो वो हुई थी आपकी 17.64%। अगर पूछे सर्वाधिक कहाँ पर हुई, अगर सर्वाधिक की बात की जाए कि सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, और अगर न्यूनतम की बात की जाए कि न्यूनतम कहाँ पर हुई है, तो सर्वाधिक हुई है बेटा आपकी मेघालय में। मेघा कितनी? 28%। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो नागालैंड में। वो कितनी हुई है? 0.06%।
ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, जनसंख्या वृद्धि दर में ही हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, ये तो राज्यों की बात थी। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो वही करेंगे हम, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी दादर एवं नागर हवेली में। दादर एवं नागर हवेली में कितनी हुई थी? वहां पर 55% के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि दुगनी हो गई थी। और यहाँ पर लक्षद्वीप में न्यूनतम हुई थी 6.3%। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात की। लिंगानुपात होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कितनी संख्या है, यानी कि महिला की संख्या डिवाइडेड बाई पुरुष की संख्या, यानी कि 1000 पुरुष की जनसंख्या में महिला की जनसंख्या कितनी है। अगर हम लोग बात करें पूरे भारत की तो ये संख्या आती है 943। 943 है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर आता है आपका केरल राज्य। केरल राज्य में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी कि वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। नंबर 2 पर तमिलनाडु आता है, और तमिलनाडु में है ये 996। नंबर 3 पर आपका आंध्र प्रदेश आता है, और वहां पर है ये जनसंख्या 993। चौथे नंबर पर आपका मणिपुर आता है, और मणिपुर का है 992 92। और पांचवें नंबर पर आपका छत्तीसगढ़, और वहां पर ये है 991। ठीक है, अगर हम न्यूनतम, ये तो अधिकतम की बात रही, अब आ गए न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें। न्यूनतम लिंगानुपात, तब में अगर देखें नंबर 1 पर सबसे कम कहाँ पर है, तो आपको मालूम है एक राज्य जो बदनाम है वो है हरियाणा। वहां पर है संख्या 877। नंबर 2 यानी कि इससे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर, JNK, और यह है 889। ये उस वक्त की बात है जब सब संयुक्त था, यानी कि लद्दाख अलग नहीं हुआ। नंबर 3 की बात की जाए तो सिक्किम, ये 2019 में अलग हुआ है, ये 2011 के आंकड़े हैं। 890। उसके बाद आपका पंजाब, पंजाब में है 895। 885। और पांचवा है आपका उत्तर प्रदेश, नहीं 895 सही था, 895 ही होगा। 895। और पांचवें नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, इसका है 912 है। कि हम उत्तर प्रदेश के, इसलिए उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 912 है। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा है पुडुचेरी का 1037। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। कि 1 किलोमीटर का एरिया अगर हम लोग ले लें, क्षेत्रफल 1 किलोमीटर का ले लें, तो उस 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं।
अगर 2001 की बात की जाए तो 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते थे, और 2011 की बात की जाए तो यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर राज्यों की बात की जाए तो कौन से राज्य अधिकतम, कौन सा राज्य न्यूनतम होगा, देखते हैं जरा। अगर हम लोग राज्य की बात करें या हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो राज्यों में भी हम अधिकतम और न्यूनतम देखें कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, तो सर्वाधिक देखें और न्यूनतम देखें। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश में भी सर्वाधिक और न्यूनतम देखें। सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो राज्यों में सर्वाधिक जो है वो बिहार का, यानी कि बिहार में बहुत डेंस पॉपुलेशन है। 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलो। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। आप वहां पर सिर्फ 17 व्यक्ति। अगर सर्वाधिक की बात करें केंद्र शासित में तो दिल्ली की बात है। दिल्ली तो देखिए बहुत ही स्थिति खराब है वहां पर। वहां पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और न्यूनतम की बात की जाए तो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, और वहां पर सिर्फ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। अगर हम लोग देखें साक्षरता में कौन सा राज्य अव्वल है, कौन सा राज्य पिछड़ा है 2011 के अनुसार, तो साक्षर किसे कहते हैं, पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा कि साक्षर किसे कहते हैं। तो वर्ष से 7 वर्ष से अधिक का वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता हो। 7 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता हो वो कहलाता है साक्षर। ठीक है। अगर हम 2011 में बात करें, 2001 की बात करते हैं पहले, तो ये प्रतिशत था 64.8%। और अगर हम लोग 2011 की बात करें, अगर दोनों में तुलना करें तो ये बढ़कर पहुंच गया था 73%। अब इस 73% में जो पुरुष साक्षरता थी, यानी कि आदमी जो पढ़े लिखे थे, उनका अगर हम प्रतिशत देखें तो वह प्रतिशत 80.9% था, 80.9% था। अगर महिला साक्षरता देखें, कितनी महिला पढ़ी लिखी थी, तो महिला अगर हम साक्षरता की बात करें तो ये 64.6% है। और अभी भी महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों से पीछे हैं। अगर साक्षरता में ही हम लोग राज्यवार देखें कि कौन से राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है, इस राज्य में सबसे कम साक्षरता है, तो उसको भी हम एक डायग्राम बना लेंगे। हम बात करेंगे राज्य की और हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश की। राज्य में अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक और न्यूनतम की देखें। सर्वाधिक और न्यून उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में देखें सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक।
अगर सर्वाधिक राज्य की बात की जाए तो केरल, केरल में, ठीक है, केरल में 92% साक्षरता है। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो अपना बिहार, बिहार में 62% साक्षरता है, 62%। केंद्र शासित प्रदेशों में बात कराएं तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में भी 92% है। और न्यूनतम की बात करें तो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, और यहाँ की साक्षरता जो है वो है 76%, 76%। अगर पुरुष और महिला साक्षरता की बात कर ले कि कौन सा राज्य पुरुष साक्षरता में अव्वल है, कौन सा राज्य महिला साक्षरता में अव्वल है, तो अगर हम साक्षरता को पुरुष और महिलाओं के पैमाने पर नापें तो बात करते हैं पुरुष की और बात करते हैं महिला की। और पुरुष में अगर हम सर्वाधिक और न्यूनतम देखें, अधिक, और बात कर ऐसे ही महिला साक्षरता में सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें, सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक है पुरुष साक्षरता में केरल, जो कि है आपका 96%। न्यूनतम की बात करें तो है बिहार, जो कि है 71%। अगर महिला में बात करें तो केरल है अभी इसमें भी सर्वाधिक, जो प्रतिशत है आपका 92%। और न्यूनतम की बात करें तो भाई अपना बिहार है तब में, जो कि है 51.5%, यानी आधी महिला पढ़ी लिखी। अगर हम लोग बाल लिंगानुपात की बात करते हैं, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में पुरुष महिला कह लीजिए या बालक बालिका अनुपात कह लीजिए, तो बाल लिंगानुपात की बात करें अगर हम लोग, बात ये जो बाल लिंगानुपात होता है वो 0 से लेकर 6 वर्ष तक की काउंटिंग, 0 से 6 वर्ष तक की। इसमें 2001 की अगर हम लोग बात करें तो ये 927 था हर 1,000 के बच्चों पर, 927 बच्चियां थी। और 2011 की बात करें तो ये घटकर 919 रह गया प्रति 1,000 बच्चा। अगर हम लोग इसमें राज्यवार देखें और केंद्र शासित प्रदेश देखें, की बात करें और केंद्र शासित प्रदेश की बात, राज्य में भी सर्वाधिक और न्यून, उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में भी सर्वाधिक करें। तो राज्य में जो सर्वाधिक है वो है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 227। न्यूनतम है हरियाणा, तो पीछे है ही इस मामले।
वहाँ पर है 834। केंद्र शासित की बात करें तो सर्वाधिक है अंडमान निकोबार में। अंडमान एवं जो कि है 968। और न्यूनतम की बात करें तो दिल्ली है 800। तो ये मुद्दे रहे हमारे, जिसके अंतर्गत लोगों ने जनसंख्या के संबंध में आज अध्ययन किया। हम लोग अब अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। और जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होगा आपका, विश्व का भूगोल हम प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन सब बातों को लिखवाया जाता है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट कक्षा होगी वो भारत में वनस्पति से संबंधित होगी। तो हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात फिर हम लोग विश्व के भूगोल पर आ जाएंगे। तो आप इन सब लोगों को चीज़ों को नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं भारत की वनस्पति के साथ। 30वीं कक्षा होगी, 3th क्लास होगी, और वो आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपनी वनस्पति के। मिलते हैं।